हेलो, हाउ आर यू? आई प्रभाव शर्मा वेलकम्स यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो हम बात कर रहे थे सर्वेइंग सब्जेक्ट के बारे में। दो यूनिट हमने कवर कर ली थी, जिसमें से पहली यूनिट थी आपकी फंडामेंटल्स ऑफ सर्वे, और जो आपकी दूसरी यूनिट थी वो थी लीनियर मेजरमेंट। तो वो दोनों यूनिट हमने कवर कर ली हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे सारे उसमें से हमने कवर कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर भी अपने लगा सकते हैं। जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसके आप प्रीवियस ईयर लगाकर देख सकते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ से क्वेश्चन को बना पाएंगे। आज हम हमारी थर्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे। थर्ड यूनिट जो कि हमारी कंपास सर्वे है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में फ्रेम होते हैं। तो इस यूनिट को कुछ हम इस तरीके से कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है तो आप उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाए। तो हम बात करेंगे कंपास सर्वे के बारे में इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं कंपास सर्वे से। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपास सर्वे का मतलब क्या होता है। तो काफ़ी सिंपल है कंपास सर्वे। जब आप कोई भी सर्वे कर रहे हैं जिसमें आप लेंथ के साथ साथ एंगल्स को भी मेजर कर रहे हैं तो उसे मैं क्या बोल दूंगा? कंपास सर्वे बोल दूंगा। तो अभी इसके पहले जैसे कि आपने लीनियर मेजरमेंट में देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ को मेजर कर रहे थे, कोई भी हम एंगल को मेजर नहीं कर रहे थे। वी आर ओनली मेजरिंग द लेंथ, वी आर नॉट मेजरिंग द एंगल्स। बट इन द कंपास सर्वे वी विल ऑल्सो मेजर द एंगल्स। एंगल्स को भी हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ के साथ साथ। तो इससे क्या होगा कि अगर हम एंगल्स को मेजर नहीं कर रहे थे तो जो प्रिसीजन था हमारा प्रिसीजन था वो थोड़ा कम था, यानी हम जो सर्वे था वो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने एंगल्स को भी मेजर करना चालू किया तो हमारा जो प्रिसीजन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे कि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो, जैसे अभी हमने लीनियर मेजरमेंट की बात की थी, तो वहां पे जो हमारा सर्वे का प्रिसीजन था वो थोड़ा कम था। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो प्रिसीजन है वो थोड़ा सा इंप्रूव होता जाएगा। जैसे फिर मैं ट्रावर्सिंग की बात करूंगा, टैकोमीट्री की बात करूंगा, तो ऐसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मेरा जो प्रिसीजन है वो भी क्या होता जाएगा? इंप्रूव होता जाएगा। तो अगर कंपास सर्वे की मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली लीनियर मेजरमेंट से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एंगल्स को भी मेजर करते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन फ्रेम होता है सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में व्हाट इज कंपास सर्वे, और आपको दो ऑप्शन होंगे। एक में दिया होगा इन विच एंगल्स आर मेजर्ड, ठीक है, और आपको ये सही लगेगा और आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। और एक और ऑप्शन होगा इन विच एंगल्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास। यहां तक तो सेम होगा दोनों में, लेकिन लेंथ इज मेजर्ड विद चेन और टेप। तो सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि लेंथ को मेजर हम किससे कर रहे हैं? टेप और चेन से ही कर रहे हैं। सिर्फ एंगल को मेजर कर रहे हैं किससे? कंपास से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा पहला हो गया सिंपल डेफिनेशन, कंपास सर्वे क्या होता है। सेकेंडली यहाँ पे सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम जो हॉरिजॉन्टल एंगल्स हैं उसको मेजर कर रहे हैं, कोई भी वर्टिकल एंगल को मेजर नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ओनली हॉरिजॉन्टल एंगल्स आर मेजर्ड, नो वर्टिकल एंगल्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। थर्डली मैं बात करूं, इसमें परमिसिबल एरर पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसमें जो परमिसिबल एरर होती है कंपास सर्विंग में वो कितने मिनट की होती है? 5 मिनट की होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं हमारे कंपास सर्विंग से जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया कि व्हाट डू वी मीन बाय कंपास सर्विंग। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्लासिफिकेशन। तो कंपास सर्विंग में हम इसको क्लासिफाई करते हैं 2 बेसिस पे। एक तो हो सकता है कि हम डायरेक्शन पता लगाएं, और दूसरा हो सकता है कि हम एंगल्स को पता लगाएं। पहला क्या हो जाएगा? आप कौन से डायरेक्शन में काम कर रहे हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो उसको पता लगाओ। दूसरा आपका पॉइंट हो जाता है कि आपका कितना एंगल है उसको पता लगाओ। अगर मुझे डायरेक्शन पता लगाना है कि मैं कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा हूं तो वो मैं पता लगाता हूं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मेटिक या सर्वेयर कंपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आखिरी में मैं आपको एक ऐसा क्लासिफिकेशन बताऊंगा जो जब हमारा लास्ट पार्ट आएगा चैप्टर का, तो इनके बीच का डिफरेंस मैं आपको इस तरीके से याद करना सिखाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो आप यहां से बना ले जाओगे। तो पहला तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम 2 बेसिस पे कर सकते हैं, एक डायरेक्शन और एक एंगल। डायरेक्शन में भी हमारा प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल करूं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल करूं, तो एंगल को मेजर कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट या फिर थियोडोलाइट। ये वाला जो पॉइंट है हम ज्यादा यूज करते हैं। थियोडोलाइट हम मेजरली ज्यादा यूज करते हैं, पर जो सेक्सटेंट है हम उतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेनली आपके ये क्लासिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। एंगल आपको पता है, ये मान लीजिए आपका रेफरेंस है ना। अभी मैं रेफरेंस आपको बताऊंगा क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो आपसे रेफरेंस की ही बात करूंगा। तो अगर मैं एंगल्स को मेजर कर रहा हूं, है ना, ये देखिए मान लीजिए ये एंगल को अगर मैं मेजर कर रहा हूँ या ये एंगल मेजर कर रहा हूँ, ये एंगल या कोई भी एंगल अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो या तो मैं थियोडोलाइट से करूंगा या सेक्सटेंट से। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन पता लगानी है तो डायरेक्शन में पता लगाऊंगा प्रिज्मेटिक या सर्वेयर कंपास से। तो ये मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपास हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमने समझा कि हमारा कंपास सर्विंग होता क्या है। सेकेंडली हम समझ रहे हैं कि अगर हमको एंगल्स को मेजर करना है तो 2 तरीके से हम एंगल्स, या तो हम डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं या तो हम एंगल मेजर कर सकते हैं। मेरा काम अभी यहाँ पे एंगल्स मेजर करना होगा, डायरेक्शन को मैं अभी मेजर नहीं करूंगा। अभी जो हम समझेंगे तो बेसिकली हम
हम एंगल्स को मेजर कर रहे होंगे, डायरेक्शन को मेजर नहीं कर रहे होंगे। तो ये आपको दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। आपने देखा होगा प्रिज्मेटिक या सर्वेयर कंपास, जब आप हाथ में कंपास लिए होते हो तो उसमें डायरेक्शन आपको पता चल जाती है। तो उसके बारे में बात करेंगे। दो तरीके के होते हैं, एक सर्वेयर होता है और एक प्रिज्मेटिक होता है। चलिए इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम किसके बारे में बात करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। तो एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं आपके पास। पहला तो या तो आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बता दो, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बता दो, या एक फिक्स्ड मेरिडियन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक फिक्स लेके बताओ। ठीक है, यहां से जो है हमारा कंपास सर्विंग अब शुरू होना चालू हो रहा है। यहां से थोड़ा आपको एक्स्ट्रा अटेंशन पे करनी है, क्योंकि यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अब शुरू होने लगेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी मेरिडियन की बात कर दी है ना, तो अभी और समझेंगे कि मेरिडियन क्या होता है। पहले हमें समझते हैं कि अगर मैं रिलेटिव टू ईच अदर बता रहा हूं, तो मैं मान लीजिए मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, मुझे निकालना है θ2। तो मैं θ2 बोल दिया, θ1 प्लस 30 डिग्री। तो मैंने क्या किया, θ2 को जो है वो θ1 के रिस्पेक्ट में बताया, θ2 को जो है वो θ1 के रिस्पेक्ट में बताया, यानी एंगल्स को मैंने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताऊं तो पहला मेरा हो जाता है पॉइंट। अगर मेरे को एंगल मेजर करना है तो मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकता हूं। तो पहली पॉइंट आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी आप एंगल मेजर कर रहे हैं तो आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं। जैसे यहां पे मुझे θ1 अगर निकालना होगा तो मैं ये भी लिख सकता हूं θ1 इक्वल्स टू θ2 माइनस 30 डिग्री। तो इस तरीके से भी मैं एंगल्स को मेजर कर सकता हूं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहां से लेकिन ये वाला हम यूज नहीं करते, हम यूज करेंगे रिलेटिव टू फिक्स मेरिडियन। अभी मैं जितने भी आपको एंगल आगे हम जो भी एंगल्स कैलकुलेट करेंगे ट्रावर्सिंग में जाए कहीं पे भी, तो एक रिस्पेक्ट टू फिक्स मेरिडियन होगा हमारा। ठीक है, मेरिडियन क्या होता है तो अभी इसके बाद हम समझेंगे मेरिडियन क्या होता है। अभी मेरिडियन का मतलब आप इतना समझिए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो मेरिडियन क्या हो गया आपका? पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी जिसके रिस्पेक्ट पे आप एंगल को नाप रहे हो। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो दिक्कत हो जाएगी, हमें एक फिक्स रेफरेंस चाहिए जिसके हिसाब से हमेशा हम एंगल को नापेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स रेफरेंस लिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं एंगल को नाप रहा हूँ। तो फिक्स रेफरेंस के हिसाब से जब मैं एंगल को नापूं, ये मेरा क्या है? फिक्स रेफरेंस। एक रेफरेंस है जिसके बिहाफ में मैंने जब आपको सर्वे की डेफिनेशन बताई थी, तो सर्वे में मैंने आपको ये बताया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ मीन पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू फिक्स रेफरेंस, है ना। फिक्स रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोकेशन या पॉइंट्स को मेजर करते हैं या पता लगाते हैं। तो ये फिक्स्ड रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फिक्स्ड रेफरेंस होता है उसी को मैं क्या बोल देता हूं? मेरिडियन बोल देता हूं। ठीक है, चलिए और समझते हैं इसको, थोड़ा डीप में जाते हैं। ये इतना उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पहले हम समझते हैं कि चेन सर्वे और कंपास सर्वे में डिफरेंस क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको चेन सर्वे बताया था, तो चेन सर्वे में हम पूरे जो एरिया है उसको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर रहे थे पूरे एरिया को। लेकिन जो कंपास सर्वे है उसमें हमको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है पूरे एरिया को। हम उसको सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? पॉलीगॉन में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा था पूरे एरिया को। तो पहला डिफरेंस मेरा चेन सर्वे और कंपास सर्वे में यही हो गया कि यहाँ पे मेरे को पूरे एरिया को ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, पर यहाँ पे मुझे पूरे एरिया को पॉलीगॉन में भी अगर मैं ले रहा हूं तो मेरा काम हो जाएगा। सेकेंडली मैं बात करूं, यहाँ पे हम डिस्टेंसेस को बस मेजर कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ मैं ये डिस्टेंसेस को मेजर कर रहा था। ठीक है, पर लेकिन जो मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं कंपास सर्वे है, उसमें मैंने एंगल्स को भी मेजर करना शुरू कर दिया। डिस्टेंसेस को तो मैं मेजर कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने जो एंगल्स है उसको भी मेजर करना शुरू कर दिया। तो ये सेकंड मेरा क्या हो गया? पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर थर्डली बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ली जाती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लीनियर मेजरमेंट। अगर कंपास सर्वे की बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी? लीनियर मेजरमेंट, नॉट कंपास सर्वे। अगर चेन सर्वे की बात करूंगा, ठीक है, चेन सर्वे की अगर मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट ली जाएंगी। लेकिन अगर मैं कंपास सर्वे की बात करूंगा तो लीनियर के साथ साथ एंगुलर मेजरमेंट भी ली जाएंगी। तो 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने डिफरेंस के आपको बता दिए। जो चेन सर्वे होता है उसमें ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, कंपास सर्वे में पॉलीगॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। जो चेन सर्वे होता है उसमें डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, साथ ही साथ और कुछ मेजर नहीं करेंगे। लेकिन जो कंपास सर्वे होगा उसमें डिस्टेंस के साथ एंगल को भी मेजर करेंगे। आपका जो चेन सर्वे होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होंगी, कंपास सर्वे में आपके एंगुलर मेजरमेंट भी होंगी। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया किसके किसके बीच में? चेन सर्वे और कंपास सर्वे के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद बात आता है मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंपास सर्वे करते हैं और एंगल को मेजर कर रहे हैं तो विद रेफरेंस टू एक फिक्स मेरिडियन मेजर कर रहे हैं। जब भी हम एंगल्स को मेजर कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू फिक्स मेरिडियन मेजर कर रहे हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय मेरिडियन। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय मेरिडियन। तो मेरिडियन इज नथिंग जस्ट बट अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जो आपका मेरिडियन होता है वो क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक, तो ये आपकी सिंपल डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज चाहिए है तो डायरेक्शन ऑफ लाइन इज डिफाइंड बाय द हॉरिजॉन्टल एंगल व्हिच द लाइन मेक्स विद रेफरेंस एंगल लाइन। द रेफरेंस लाइक
इज कॉल्ड मेरिडियन। तो जो रेफरेंस लाइन होती है उसी को हम मेरिडियन बोलते हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ लाइन इज डिफाइंड बाय द हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विथ रेफरेंस एंगल लाइन। तो आपका जो ये लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनाती है जिस लाइन के रिस्पेक्ट में, उसी को मैं क्या बोल देता हूं, मेरिडियन बोल देता हूं। क्या लिखा हुआ है ये, जैसे मान लीजिए ये आपकी डायरेक्शंस हैं और ये आप लाइन को स्टडी कर रहे हो, तो ये जो एंगल बना रही है किसके साथ, ये रेफरेंस के साथ, रेफरेंस के साथ ये जो एंगल बना रही है, तो ये जो जिस लाइन के साथ ये एंगल बना रही है इसी को मैं क्या बोल दे रहा हूं, मेरिडियन बोल दे रहा हूं। ठीक है, सिंपल, अगर बिल्कुल सिंपली समझना है तो मेरिडियन इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसके बिहाफ में हम सारे एंगल्स को मेजर करेंगे, वही मेरा मेरिडियन हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जो मेरिडियन है वो डिफरेंट प्लेसेस पे कन्वर्ज हो जाती हैं 187 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। गेट का प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मेरिडियन क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती हैं 187 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, समझ में आया मेरिडियन क्या होता है। कुछ मत समझिए मेरिडियन में, बस पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम एंगल्स को मेजर करेंगे। ठीक है, जिस लाइन के रिस्पेक्ट में मैं एंगल्स को मेजर करूंगा वही मेरा क्या हो जाता है, मेरिडियन हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ मेरिडियन की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेरिडियन आपकी टोटल 4 तरीके की मेरिडियन होती हैं। पहले होती है आपकी ट्रू मेरिडियन, फिर आपकी होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्ररी मेरिडियन। एक एक करके देखते हैं किसका क्या मतलब होता है। ट्रू मेरिडियन होता है, इट रिप्रेजेंट ट्रू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। तो ये आपका ट्रू नॉर्थ है और ये आपका ट्रू साउथ है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपका एक ट्रू नॉर्थ होगा और एक नीचे आपका ट्रू साउथ होगा। ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन जोड़ेगी, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन जोड़ेगी, इसी को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं बोल देता हूं ट्रू मेरिडियन। जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन जोड़ती है इसी को मैं क्या बोल देता हूं, ट्रू मेरिडियन बोल देता हूं। लेकिन आपका जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन जोड़ती है उसे मैं मैग्नेटिक मेरिडियन बोल देता हूं। ठीक है, सिंपल है। तो ट्रू मेरिडियन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये ट्रू मेरिडियन है, ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ सन और स्टार के हिसाब से निकाला जाता है। आपका जो सन और स्टार्स की जो पोजीशन है, जो मूवमेंट है, उनके रिस्पेक्ट में ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को कैलकुलेट किया जाता है और ये हमेशा फिक्स रहता है। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होगा कि आज आपका ट्रू नॉर्थ कहीं और पे है, कल आपका ट्रू नॉर्थ कहीं और पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ हमेशा आपका फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक मेरिडियन की, तो उसमें जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो होता है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड्स के चेंज होने के कारण लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम अभी लेकिन ट्रू नॉर्थ मेरिडियन की बात कर रहे हैं। तो ट्रू मेरिडियन आपका फिक्स रहता है। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन जोड़ती है, अगर उसको मैं रेफरेंस लेके काम कर रहा हूं, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन जोड़ती है, अगर मैं इसको रेफरेंस लेके एंगल्स को मेजर कर रहा हूं तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, ये एंगल को मेजर किया मैंने किससे, इस लाइन से, तो ये मेरी क्या हो जाती है, ट्रू मेरिडियन हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू शुड रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट क्या है आपकी, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब मैग्नेटिक मेरिडियन डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस नीडल लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। अगर आपने कोई नीडल है, आपकी कोई आपके पास कोई कंपास है ना, तो उसमें जो नॉर्थ और साउथ आपको दिखेगा, अगर उन लाइंस को अगर आप जोड़ोगे तो वो क्या हो जाती है, मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाती है। तो लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ। तो अगर आपने कोई कंपास है, उसको फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, तो एक वो नॉर्थ को दिखाएगा और एक साउथ को दिखाएगा। तो उस लाइन को अगर आप जोड़ दो, ये आपका कंपास है, तो जिस डायरेक्शन पे वो नॉर्थ और साउथ, जैसे नॉर्थ दिखा रहा है आपका यहाँ पे, तो अल्टीमेटली साउथ यहाँ पे हो जाएगा। तो नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअल में तो मेरा ट्रू यहाँ पे होगा, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ यहाँ पे होगा, पर जो मैंने अभी लिया है पॉइंट वो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जब मैं एंगल्स को मेजर कर रहा हूं कोई भी, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, अगर इस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर कर रहा हूं तो उसको मैं बोल दूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। और समझाता हूं थोड़ा मैं आपको, दोनों को अच्छे से हम डिफरेंस समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका, ये ट्रू नॉर्थ है, ये ट्रू साउथ है। ये आपने कैसे निकाला, ये आपने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करके आपका ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ निकाला। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन करके आपने ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ निकाला। ठीक है, ये आपका ईस्ट वेस्ट हो गया। अब इसके बाद ये इस पॉइंट रेफरेंस को लेके अगर आपको ये लाइन को मेजर कर रहे हो, इस पॉइंट को रेफरेंस लेके अगर आप कोई लाइन को मेजर कर रहे हो, तो मान लीजिए यहां पे
ये एंगल आपने मेजर किया, रेफरेंस आपका ये था, तो ये आपका हो गया ट्रू मेरिडियन, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअल में जब आप देखोगे कंपास को सस्पेंड करके, तो आपको एक दूसरा नॉर्थ और साउथ, मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसे कुछ, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक नॉर्थ दिख रहा है, आपका जो कंपास दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक साउथ दिख रहा है, ठीक है। कोई भी कंपास आपका हो सकता है, तो ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस को लेके, ये वाला जो आपका लाइन है, इसको रेफरेंस लेके इस एंगल को नापोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वाली जो लाइन है, ये आपकी क्या हो जाती है, ट्रू मेरिडियन। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन में और ट्रू मेरिडियन में। ट्रू मेरिडियन क्या है आपकी, जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़े, और मैग्नेटिक मेरिडियन जो है मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ती है। तो ये दोनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मुझे समझ में आ गया, लग रहा होगा कि अब तक तो क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आता है आपका ग्रिड मेरिडियन। तो ग्रिड मेरिडियन क्या होता है कि कोई भी कंट्री का जब हम सर्वे कर रहे होते हैं, तो उसके सेंटर पार्ट से जो लाइन जो निकल रही होती है, उसी को हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं। फॉर सर्वे ऑफ अ कंट्री द ट्रू मेरिडियन पासेस थ्रू सेंट्रल प्लेस इज समटाइम टेकन एज रेफरेंस। तो जो ट्रू मेरिडियन आपकी सेंट्रल प्लेस से निकल रही है, उसको हम क्या ले लेते हैं, कई बार रेफरेंस ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये आपकी कंट्री है, तो जो मेरिडियन इसके सेंटर से निकल रही होगी, इसी को मैं क्या ले लेता हूं, रेफरेंस ले लेता हूं। तो फॉर अ सर्वे ऑफ अ बिग कंट्री द मेरिडियन विच पास थ्रू द सेंटर इज टेकन एज रेफरेंस एंड दैट इज नथिंग बट आर्बिटरी मेरिडियन, सॉरी दैट इज नथिंग बट ग्रिड मेरिडियन। तो जो अगर कोई आप कंट्री का सर्वे कर रहे हो, तो उसके सेंटर से जो मेरिडियन पास कर रहा है, अगर उसको मैं रेफरेंस ले लूं, तो उसको मैं ग्रिड मेरिडियन बोलता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्बिटरी मेरिडियन। तो व्हाट इज आर्बिटरी मेरिडियन? आर्बिटरी मेरिडियन में क्या होता है कि इट इज मेरिडियन टेकन इन एनी कन्वीनियंट डायरेक्शन। अपने हिसाब से कब कोई भी अगर आप कन्वीनियंट डायरेक्शन पे मेरिडियन ले लें, जैसे अगर आप कोई घर बना रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ या ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ को मेरिडियन लोगे, आपने रोड को रेफरेंस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई एंगल मेजर, ऐसे आपका घर बन रहा है, तो आप रोड से बता दोगे कि कितने डिग्री एंगल पे है, 45 डिग्री एंगल पे मेरा घर है, ठीक है, रोड के 45 डिग्री, या हो सकता है 90 ले लो आप। ये रोड जा रही है आपकी, और यहाँ पे आपने घर बनाया अपना, तो यहाँ से आपने 90 डिग्री एंगल ले लिया। तो ये जो रोड है, ये आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया। तो व्हेन यू आर टेकिंग रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, इट इज नोन एज आर्बिटरी मेरिडियन। तो जब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मेरिडियन ले लेते हैं, तो उसे मैं क्या बोलता हूँ, आर्बिटरी मेरिडियन बोलता हूँ। तो ये आपके टोटल 4 तरीके के मेरिडियन हो गए। इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ट्रू मेरिडियन और जो मैग्नेटिक मेरिडियन है, इट इज very important for the exam point of view, तो you should remember this. And if we talk about grid meridian and arbitrary meridian, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाता है, पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आपके फ्रेम होते हैं वो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन से ही फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 4 तरीके के मेरिडियन हो गए। समझ में आ गया होगा, मेरिडियन सम अप करूँ, मेरिडियन कुछ नहीं है, बस पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अपने हिसाब से आप कहीं से भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले सकते हो, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, बेयरिंग के बारे में। तो जैसे हमारा मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आपका बेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरिडियन तो आपकी लाइन हो गई जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल्स को मेजर कर रहे हो, पर जिस एंगल को आप मेजर कर रहे हो मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, उसको मैं क्या बोल दूंगा, बेयरिंग। हॉरिजॉन्टल एंगल्स विच लाइन मेक्स विथ मेरिडियन, द हॉरिजॉन्टल एंगल्स विच लाइन मेक्स विथ मेरिडियन इज नोन एज बेयरिंग। देखिए ये मेरी लाइन थी, ये मेरा मेरिडियन है, ठीक है, ये मेरा मेरिडियन है। इससे जो मैंने ये एंगल नापा, ये वाला जो मैंने एंगल नापा, ये एंगल ही क्या है, ये एंगल ही बेयरिंग है, ठीक है। तो जो मैं एंगल्स मेजर कर रहा हूं, द एंगल्स इज नॉट, एंगल्स इज व्हाट, द एंगल्स इज बेयरिंग। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया आपका कि बेयरिंग क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विथ मेरिडियन। पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज बेयरिंग। तो बेयरिंग इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल एंगल्स मेजर्ड विद द मेरिडियन। उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ बेयरिंग। तो देखिए टाइप्स ऑफ बेयरिंग क्या होगा, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, मैग्नेटिक सॉरी ट्रू नॉर्थ है और ट्रू साउथ है, ये आपका लाइन है। अब मैं मेजर किया मैंने यहाँ पे एंगल, तो ये अगर मैंने ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से एंगल को मेजर किया, तो उसे मैं क्या बोल देता हूं, उसे मैं ट्रू बेयरिंग बोल देता हूं, ठीक है। पर अगर मैंने क्या किया, यहां पे मेरी मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है, और अगर मैं यहां से एंगल को मेजर कर रहा हूं, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा,
मैग्नेटिक बेयरिंग। तो एंगल का रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से हमारी बेयरिंग डिसाइड होती है। अगर आपने नॉर्थ जो आपका ट्रू बेयरिंग है उसके रिस्पेक्ट में अगर एंगल्स को मेजर किया है तो वो ट्रू बेयरिंग हो जाएगा। अगर आपने आपके जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से मेजर किए हैं तो वो मैग्नेटिक बेयरिंग हो जाएगा। अगर आपने ग्रिड मेरिडियन के हिसाब से एंगल्स को मेजर किया है तो ग्रिड बेयरिंग हो जाएगा। और अगर आपने आर्बिटरी मेरिडियन के हिसाब से आपने एंगल्स को मेजर किया है तो वो आर्बिटरी मेरिडियन हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 4 मेरिडियन हो गए, ठीक है, सॉरी टोटल आपके 4 बेयरिंग हो गए। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार मैं क्विकली सम अप करता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एंगल और डिक्लिनेशन, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ और मैं डिस्कस करूंगा। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कंपास सर्वे के बारे में। तो इफ वी टॉक अबाउट द कंपास सर्वे इज नथिंग जस्ट बट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड डायरेक्शंस इन सर्वे, ठीक है। तो इन सर्वे in which angles is measured with compass and length is measured with chain or shape, it is known as compass survey। अब इसमें only horizontal angles को हम मेजर कर रहे हैं और इसमें हम horizontal angles को ही सिर्फ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेंथ को भी मेजर कर रहे हैं। और परमिसिबल जो एरर होती है वो 5 मिनट की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन अगर मैं करना चाहूं तो पहला पॉइंट आता है कि मैं सिर्फ एंगल्स को मेजर करूं, और सेकेंडली होता है कि मैं डायरेक्शंस को भी मेजर करूं। तो अगर मैं डायरेक्शन को मेजर कर रहा हूं तो प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास से मेजर करूंगा। अगर एंगल को मेजर कर रहा हूं तो सेक्सटेंट और थियोडोलाइट से मेजर करूंगा। इसके बाद अगर मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में बात करूं तो एंगल को मैं 2 तरीके से मेजर कर पाता हूं। एक तो रिलेटिव टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंगल्स को मेजर कर सकता हूं। सेकेंडली मैं किसी एक फिक्स्ड रेफरेंस के हिसाब से मेजर कर सकता हूं। तो मैं यहां सर्वे में जो बात करूंगा वो एक फिक्स्ड रेफरेंस के हिसाब से ही एंगल्स को मेजरमेंट करने की बात करूंगा। अब इसके बाद मैंने आपको बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेन सर्वे एंड कंपास सर्वे। तो चेन सर्वे इज वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत छोटे एरियाज अगर होते हैं तब हम यहाँ पे चेन सर्वे करते हैं। तो इट इज फॉर स्मॉल एरियाज। पर यहां पे आपका जो एरिया होगा वो कंपैरेटिवली क्या होगा, लार्जर होगा, कंपैरेटिवली यहां पे लार्जर होगा। तो ये आपका बहुत स्मॉल एरिया होगा तो हम क्या करेंगे, चेन सर्वे करेंगे। अगर एरिया आपका थोड़ा सा लार्जर है कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा तो नहीं पर कंपैरेटिवली अगर लार्जर है तो हम कंपास सर्वे करेंगे, ठीक है। तो चेन सर्वे इज फॉर द स्मॉल एरियाज एंड कंपास सर्वे इज फॉर द कंपैरेटिवली लार्जर एरियाज। सेकेंडली यहाँ पे सिर्फ हम लेंथ को मेजर कर रहे थे, यहाँ पे हम लेंथ और एंगल्स दोनों को मेजर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सिर्फ डिस्टेंसेस मेजर हो रहा था, वहां पे एंगल्स भी मेजर हो रहे थे डिस्टेंसेस के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ लीनियर मेजरमेंट होते हैं, वहां पे लीनियर प्लस एंगुलर, ठीक है, लीनियर प्लस एंगुलर मेजरमेंट दोनों होते हैं। फिर हमने बात किया मेरिडियन क्या होता है। तो मेरिडियन इज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल्स को मेजर कर रहे हो, दैट रेफरेंस इज नोन एज मेरिडियन। तो वो हमने बात की, ठीक है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखिएगा। इसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ मेरिडियन के हिसाब से। तो अगर ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ जो लाइन जोड़ रही है उसके रिस्पेक्ट में अगर एंगल्स को हम मेजर कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रू मेरिडियन। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन जोड़ रही है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम एंगल्स को मेजर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अगर कोई ऐसी लाइन जो पूरी कंट्री को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है उसके रिस्पेक्ट में हम अगर एंगल को मेजर कर रहे हैं तो वो हमारा ग्रिड मेरिडियन। और ऐसी मेरिडियन जो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ले लें, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आर्बिटरी मेरिडियन। फिर बात की हमने बेयरिंग की। तो इन मेरिडियन के रिस्पेक्ट्स में जो हम एंगल्स को मेजर कर रहे हैं उन्हीं एंगल्स को मैं क्या बोल देता हूं, बेयरिंग। ये जो मेरी मेरिडियन है इससे मैं जो एंगल्स मेजर कर रहा हूं, ये जो मैंने एंगल्स मेजर किए ये एंगल ही क्या हो गए, मेरे बेयरिंग हो गए, ठीक है। तो ये एंगल ही मेरे क्या हो गए, बेयरिंग हो गए। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर मैं ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर कर रहा हूं तो ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर कर रहा हूं तो मैग्नेटिक बेयरिंग, और अगर ग्रिड मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर कर रहा हूं तो ग्रिड बेयरिंग, और अगर आर्बिटरी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में एंगल मेजर कर रहा हूं तो आर्बिटरी बेयरिंग, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ट्रू बेयरिंग और मैग्नेटिक बेयरिंग की बात करूं तो ट्रू बेयरिंग क्या हो गया आपका, जो आपने ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में मेजर किया। मैग्नेटिक बेयरिंग क्या हो गया, जो आपने मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के रिस्पेक्ट में मेजर किया। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू बेयरिंग एंड मैग्नेटिक बेयरिंग इज नथिंग बट डिक्लिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहां से शुरू होता है आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मेक श्योर कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। डिक्लिनेशन हम और आगे बात करेंगे ये डिक्लिनेशन क्या होता है, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि आपका जो ट्रू बेयरिंग और जो मैग्नेटिक बेयरिंग होता है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को मैं क्या बोल देता हूं, डिक्लिनेशन बोल देता हूं। तो आपको यहां पे यह टर्म याद रखना है कि डिक्लिनेशन क्या होता है। तो डिफरेंस जो हो गया
आपके मैग्नेटिक बेरिंग, ये आपकी मैग्नेटिक बेरिंग जो है और आपकी ये ट्रू बेरिंग है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, दूसरे पेन से मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंस कितना हो जाएगा। ये जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस, इस डिफरेंस को मैं क्या बोलता हूँ, डेक्लिनेशन बोलता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन में यहाँ से जो डेक्लिनेशन है वहां से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है। चाहे आप गेट की बात कर लें, ईएससी की बात कर लें, कोई भी स्टेट एजेई की बात कर लें, तो डेक्लिनेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको लीनियर मेजरमेंट में बताया था कि लीनियर मेजरमेंट में जो आपका करेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो डेक्लिनेशन जो है वो आपका कंपास सर्विंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब आगे हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे, इसके आगे मैं जितनी भी आपको स्लाइड दिखाऊंगा वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी भी पॉइंट्स अब हम पढ़ेंगे तो प्लीज मेक श्योर आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसके बारे में, कि ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे मैं डिक्लिनेशन बोलता हूं। इसको डीप में पढ़ेंगे। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ट्रू बेरिंग जो होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अगर कोई भी ट्रू बेरिंग है, जो मैंने आपको शुरुआत में भी ये पॉइंट बताया कि जो ट्रू नॉर्थ है और जो ट्रू साउथ है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा फिक्स होता है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आपने कोई रीडिंग ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में ली है तो आप 200 साल, 300 साल, 1000 साल बाद भी देखेंगे उस रीडिंग को, ठीक है। 100 साल, 1000 साल, जितने साल भी बाद आप देखेंगे वो रीडिंग आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर आपने मैग्नेटिक बेरिंग के हिसाब से कोई रीडिंग ली है तो जैसे जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होती है, आपकी जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है वो भी चेंज होता है। तो अगर आप उस रीडिंग को 50 साल, 10 साल, 20 साल बाद देखेंगे तो चेंजेस आ जाएंगे, तो वो फिक्स नहीं रहेगी। तो हमेशा हमको प्रेफर क्या करना है, ट्रू बेरिंग को हमेशा हमको प्रेफर करना है। True bearing is always preferred and better because reading is not changed with time. But in the case of magnetic bearing, reading is changed with time. That's why magnetic bearing is not preferred and only used for the small areas. छोटा जो हमारा सर्वे होता है उसके लिए हम मैग्नेटिक बेरिंग को यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारा बड़ा सर्वे है, इंपॉर्टेंट सर्वे है, क्रूशियल सर्वे है, तो फॉर दैट वी विल ओनली बी यूजिंग ट्रू बेरिंग बिकॉज ट्रू बेरिंग डज नॉट चेंज विथ टाइम एंड इट इज determined with the help of astronomical observations. So this is the most important point which you should remember because it is directly asked in the examination. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि आपका ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग को आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या क्या थे, ठीक है। अब एक छोटा सा एंगल वर्सेस बेरिंग का मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया। मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन होती थी काफी जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोई भी जो कंफ्यूजन है वो ना हुए। तो अगर मैं बेरिंग की बात करूं तो बेरिंग क्या हो जाता है आपका, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ, ये यहां पे आप मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ के रिस्पेक्ट में कोई भी जब ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो उसको मैं क्या बोल देता हूं, बेरिंग बोल देता हूं। पर जो आपका एंगल है वो आप कहीं से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते थे, इधर से भी ले सकते थे, इधर से भी ले सकते थे। तो एंगल का कोई फिक्स ऐसा आपका क्या नहीं है, रेफरेंस है, फिक्स रेफरेंस है, पर ये वर्टिकल रेफरेंस फिक्स नहीं है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप वर्टिकल रेफरेंस से ही एंगल मेजर करोगे, आप किसी ना किसी रेफरेंस से जरूर मेजर करोगे एंगल को, पर वो एंगल आप जो रेफरेंस है वो फिक्स नहीं होगा। लेकिन यहां पे बेयरिंग में आपका जो रेफरेंस है वो हमेशा फिक्स होगा, या तो ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, कोई एक आपका, या तो ये जो आर्बिटरी मेरिडियन होगा या तो ग्रिड मेरिडियन होगा, पर आपका जो रेफरेंस है वो फिक्स होगा वर्टिकल। लेकिन यहां पे आपका कोई रेफरेंस फिक्स नहीं होगा। तो ये आपका बेसिकली डिफरेंस क्या हो जाता है बेयरिंग और एंगल में, ठीक है। तो बेयरिंग एंड एंगल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बेयरिंग एक तरीके का एंगल ही है पर उसका जो रेफरेंस है वो फिक्स है, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। पर यहाँ पे जो एंगल है उसका जो रेफरेंस है वो फिक्स नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है किसमें, एंगल और मेरिडियन पे, सॉरी एंगल और बेयरिंग पे, ठीक है। एंगल और बेयरिंग पे आपका ये बेसिक डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, है ना। कि आपका देखिए सम अप करेंगे यहाँ पे तो सिर्फ आपका दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ा है मेरिडियन और एक हमने पढ़ा है बेयरिंग। मेरिडियन के 4 टाइप्स पढ़े और बेयरिंग के 4 टाइप्स पढ़े। मेरिडियन आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बेयरिंग आपका उस रेफरेंस से एंगल, ठीक है, सिंपल। चलिए अब थोड़ी से हम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आती हैं एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एंगल ऑफ डिप। सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो पूछा जाता है व्हाट इज एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि एंगल मेड बाय लाइन मैग्नेटिक फोर्सेस, ये जो आपकी मैग्नेटिक फोर्सेस है, ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, ये जो लाइन एंगल बनाती है किसके साथ, अर्थ सरफेस के साथ। तो ये अर्थ सरफेस होगा, मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो अर्थ सरफेस के साथ देखिए सबसे पहले तो आपकी जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो कहां से चलती है, साउथ से चलती है नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही है, साउथ से आप देख रहे होगे नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस है वो कहाँ से जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्या हो गया, साउथ जियो है, और यहाँ वहीं पे आपका क्या होता है, नॉर्थ मैग्नेटिक होता है। ठीक है, जहां पे आपका साउथ होता है ज्योग्राफिक, वहां पे आपका नॉर्थ होता है मैग्नेटिक। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जहां पे आपका साउथ होता है ज्योग्राफिक, तो वहां पे आपका नॉर्थ मैग्नेटिक होता है, और जहां पे आपका साउथ मैग्नेटिक होता है वहां पे आपका नॉर्थ ज्योग्राफिक होता है। तो लाइंस आपकी कहां से कहां ट्रेवल कर रही हैं, लाइंस आपकी साउथ ज्योग्राफिक टू नॉर्थ ज्योग्राफिक ट्रेवल कर रही हैं। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक की बात करूं तो नॉर्थ मैग्नेटिक टू साउथ मैग्नेटिक। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ज्योग्राफिकल डिफरेंस के हिसाब से पूछेगा तो साउथ ज्योग्राफिक टू नॉर्थ ज्योग्राफिक। खैर ये क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में आ सकता है। ठीक है, यहां पे नहीं आएगा ये क्वेश्चन। तो ये जो लाइंस है, ये जो अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए अर्थ को हम ब्लू कलर से बनाते हैं। ये जो आपका अर्थ का सरफेस है, इसके साथ ये जो एंगल बना रही है आपकी मैग्नेटिक लाइंस, ये जो एंगल बना रही हैं, इसी एंगल को मैं क्या बोलता हूं, इसी एंगल को मैं बोलता हूं एंगल ऑफ डिप। तो एंगल मेड बाय लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस विथ अर्थ सरफेस। तो जो एंगल आपकी मैग्नेटिक लाइन फोर्सेस अर्थ सरफेस के साथ बनाती हैं, उसे मैं क्या बोल देता हूं, एंगल ऑफ डिप बोल सकता हूं। तो जो इक्वेटर है, ये जो आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे आपका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और जो आपका पोल होता है, पोल पे जो आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो जो आपका इक्वेटर है वहां पे जो आपका एंगल है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। और जो आपका पोल है, ये जो आपका पोल है, यहां पे जो एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये देखिए आप, ये मान लीजिए आपका पोल है। ठीक है, तो यहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है वहां पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और अगर मैं बात करूं इक्वेटर की, तो इक्वेटर पे जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि इक्वेटर पे आपका जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है, और पोल पे जो आपका एंगल बनता है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका पोल है। ठीक है, तो इक्वेटर पे जो आपका एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। इक्वेटर पे मान लीजिए ये आपकी लाइन आ गई, तो इक्वेटर पे जो एंगल बन रहा है रेफरेंस में वो 0 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर मैं पोल की बात करूं तो पोल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका डिप एट इक्वेटर कितना होता है और डिप एट पोल कितना होता है। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो पोल आप देख सकते हो कि सीधे लंबा होता है, तो लंबा अगर ऐसे है तो यानी कि वो 90 डिग्री होगा, और इक्वेटर आपका लेटा हुआ होता है तो वो 0 डिग्री होगा। फिर बात आती है आइसोगोनिक लाइन की। तो पहले हमने देखा एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपके अर्थ सरफेस के साथ एंगल बनाती हैं, उसे मैं एंगल ऑफ डिप बोल रहा था। दूसरा आता है आपका आइसोगोनिक लाइन। तो आइसोगोनिक लाइन आपकी कौन सी होती है, आइसोगोनिक लाइन, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन मैंने अभी आपको बताया था, डिक्लिनेशन क्या होता है, जो भी आपका डिफरेंस होता है मैग्नेटिक बेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बीच में, या मैग्नेटिक बेरिंग और ट्रू बेरिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, डिक्लिनेशन बोलता हूं। तो ये इस पॉइंट को आप देखिए, ये आपकी क्या हो जाएगी, आइसोगोनिक लाइन। क्यों हो जाएगी, देखिए यहां पे भी थीटा इतना ही है। ठीक है, हर जगह आपका थीटा होता है, तो हर पॉइंट को देखिए, इसको अपन ऐसे समझते हैं, जो पॉइंट है उनकी डिक्लिनेशन अगर सेम है, उस लाइन को अगर मैं जोड़ दूं तो वो क्या हो जाती है मेरी आइसोगोनिक लाइन। क्योंकि हर पॉइंट पे आप देखिए जो डिक्लिनेशन है वो क्या है, सेम है। तो हर पॉइंट पे अगर डिक्लिनेशन सेम है तो ऐसी लाइन को अगर मैं जोड़ दूं तो उसे मैं क्या बोलता हूं, आइसोगोनिक लाइन। तो लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन, जो लाइन सारे सेम डिक्लिनेशन को कनेक्ट कर रही है उसे मैं क्या बोल देता हूं, आइसोगोनिक लाइन बोल देता हूं। ठीक, अगर मैं एगोनिक लाइन की बात करूं तो लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिक्लिनेशन, कोई भी डिक्लिनेशन नहीं है, कोई भी डिक्लिनेशन नहीं है यानी कोई लाइन ही नहीं है आपका, यहां से कोई भी डिक्लिनेशन नहीं है, कोई भी डिक्लिनेशन नहीं है। तो अगर कोई भी डिक्लिनेशन नहीं है तो आपकी कोई लाइन ही नहीं है, अगर कोई लाइन नहीं है तो यानी कि 0। तो अगर कोई भी डिक्लिनेशन नहीं है तो आप किसको डिनोट कर रहे हो, ये नॉर्थ और साउथ वाली लाइन को डिनोट कर रहे हो। तो यही आपकी क्या हो जाती है, एगोनिक लाइन। तो लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ 0 डिक्लिनेशन इज नोन एज एगोनिक लाइन। फिर से समझते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे डिप की बात करूं, चाहे मैं आइसोगोनिक लाइन की बात करूं, चाहे मैं एगोनिक लाइन की बात करूं, मैं तीनों पॉइंट्स जो बता रहा हूं तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे आइसोगोनिक, तो जहां पे सेम डिक्लिनेशन, हर पॉइंट पे आपका जो डिक्लिनेशन है वो सेम है, ये डिक्लिनेशन जो एंगल है वो क्या है, हर पॉइंट पे सेम है, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, आइसोगोनिक लाइन। लेकिन अगर कोई भी डिक्लिनेशन ही नहीं है, कोई डिक्लिनेशन नहीं है, कोई डिक्लिनेशन नहीं है, तो यानी कोई लाइन, जो लाइन है वो यही वाली है और वर्टिकल लाइन बस है, तो जो वर्टिकल लाइन है उसी को मैंने क्या बोल दिया, एगोनिक लाइन। तो यहां पे पॉइंट क्या रखना है, सेम डिक्लिनेशन आइसोगोनिक लाइन, 0 डिक्लिनेशन एगोनिक लाइन।
ठीक है, जीरो थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव वर्ड है ना, जीरो क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। तो अगर थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है तो आप एगोनिक भी देखोगे तो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है ना। एगोनिक भी आप सुनने में आपको समझ में आ रहा होगा कि समवॉट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। तो अगर थोड़ा सा आपका नेगेटिव वर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो वाला। और अगर सेम है तो वो क्या हो जाएगा, आइसो। सेम और आइसो लगभग एक जैसे, आइसोट्रोपिक देखते हैं, सेम इन ऑल डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बोलते हैं। वैसे ही आपका अगर सेम डिक्लिनेशन है तो उसको मैं आइसोगोनिक बोल दूंगा। तो यहां से आइसो से भी आप पकड़ सकते हो, सेम और आइसो लगभग एक ही जैसा हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव है तो ये भी आपका एक जैसा हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आप टिक लगा पाएंगे। ठीक, तो यहां तक अभी जो हमने बात की काफी इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, अब आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसके पहले भी मैंने थोड़ी सी आपसे बात की, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि अब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है। तो अगर मैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करूं, देखिए ये आपकी क्या है, ट्रू नॉर्थ है, ये आपका ट्रू साउथ है, और यहां पे मैंने एक लाइन बनाई और ये मेरा एंगल। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एंगल। ठीक है, तो ये पहला मेरा क्या हो गया, ये मेरी हो गई बेरिंग, ट्रू बेरिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे मैंने आपको दोनों दिखाया हुआ है, ये आपके ट्रू नॉर्थ हो गया, ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, डिक्लिनेशन बोल रहा हूं। मेरे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को लाइन जो जोड़ रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जो लाइन जोड़ रही है, उनके बीच का जो एंगल है वही मेरा क्या हो जाता है, डिक्लिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो गया, डिक्लिनेशन। इसको मैं नोट करता हूं थीटा से। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस तरफ होगा तो क्या हो जाएगा आपका, अगर वो ईस्ट में होगा तो पॉजिटिव होगा, इस साइड है अगर तो पॉजिटिव होगा, अगर इस साइड है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, वेस्ट में, ईस्ट में पॉजिटिव होता है और वेस्ट पे नेगेटिव होता है। ठीक है, ईस्ट में आपका पॉजिटिव होता है और वेस्ट में आपका नेगेटिव होता है। तो थोड़ा सा हम अलग से समझते हैं इसको। ये मान लीजिए मेरी एक लाइन है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम इसमें कि क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे समझनी है। तो ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मेरा मैग्नेटिक साउथ है। तो ये मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को नोट कर रहा है। ये मेरा ट्रू नॉर्थ है और ये मेरा ट्रू साउथ है, और ये मेरी कोई लाइन है ए और बी। तो सबसे पहले मैंने जो एंगल मेजर किया वो मेजर किया ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में। ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ जो है उसके रिस्पेक्ट में एंगल को मेजर किया, तो ये मेरा एंगल आ गया θ1। ठीक है, ये मेरा एंगल आ गया θ1। फिर मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के रिस्पेक्ट में एंगल्स को मेजर किया, तो ये मेरा आ गया θ2। तो अगर मैं θ2 में से θ1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, और इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा। तो ये जो मेरा थीटा है ना, यही मेरा क्या है, डिक्लिनेशन है। ये जो मेरा थीटा है यही मेरा क्या है, डिक्लिनेशन है। तो समझ में आया होगा आपको कि डिक्लिनेशन क्या होता है। मेरे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ का एक पर्टिकुलर लाइन से जो डिफरेंस है, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ रेफरेंस से जो डिफरेंस है मेरे मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के बीच में, उसी को मैं क्या बोलता हूं, डिक्लिनेशन बोलता हूं। तो अल्टीमेटली अगर मैं डिक्लिनेशन बताना चाहूं तो डिक्लिनेशन क्या हो जाएगा, तो डिक्लिनेशन अगर मैं बताना चाहूं तो ये मेरा जो पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, यही मेरा क्या है, डिक्लिनेशन है। बाकी इतना तो दोनों के लिए सेम है
ये जो है यही थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो यही जो पॉइंट है इसको डिक्लिनेशन। तो अब इसमें एक और पॉइंट आता है कि जरूरी नहीं है कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ हमेशा ईस्ट की तरफ हो, वो वेस्ट की तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। और फिर अगर वो आपका इस तरीके से भी हो सकता था, और मान लीजिए आपकी लाइन इधर थी, तो अब क्या हो जाएगा, इतना और इतना। तो अब ये वाला जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस, ये आपका डिक्लिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस जो होगा ये आपका अब डिक्लिनेशन हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और जो मैग्नेटिक साउथ है वो किस डायरेक्शन में है। तो उसके हिसाब से आपका डिपेंड करता है कि आपका डिक्लिनेशन किस तरफ होगा। ठीक है, समझ में आया होगा डिक्लिनेशन क्या होता है। तो आपका एंगल बिटवीन मैग्नेटिक बेरिंग और ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच का जो एंगल होता है उसी को मैं क्या बोल देता हूं, डिक्लिनेशन बोल देता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपने समझाया जो मैंने यहां पे बना भी हुआ है। एक बार मैंने ईस्ट पे ले लिया था, एक तरफ बार मैंने वेस्ट में ले लिया था। तो अगर आपका ईस्ट में है, अगर आपका ईस्ट में है तो डिक्लिनेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आपका वेस्ट में है तो डिक्लिनेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इस तरफ है तो डिक्लिनेशन आपका कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और अगर इस तरफ है तो आपका डिक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। अगर मैग्नेटिक लाइन आपकी जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव होगी, अगर इस तरफ है तो नेगेटिव होगी। ईस्ट की तरफ है तो पॉजिटिव और वेस्ट की तरफ है तो नेगेटिव। ठीक है, अगर मैंने इसके पहले उल्टा बोल दिया होगा तो ध्यान कर लीजिएगा कि ईस्ट की तरफ, अगर आपका ईस्ट कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो वहाँ पे पॉजिटिव होती है, और जो वेस्ट होता है वहाँ पे नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अगर ईस्ट की तरफ है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और वेस्ट की तरफ है तो नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से या मैग्नेटिक बेरिंग के हिसाब से आपको डिसाइड होगा कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बताने जा रहा हूं जो कि आपको याद रखना है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिया है, या तो आपको ट्रू बेरिंग निकालने बोलेगा, या तो मैग्नेटिक बेरिंग, या तो डिक्लिनेशन, इन तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई एक चीज आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मुला याद रखना है। और ये याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका क्या है, ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये आपको पहले याद रखना है। कैसे याद रख सकते हैं आप, पहले टी आता है, फिर एम आता है और फिर डी आता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टी एम एंड डी। तो ये आपका पहले सबसे बड़ा क्या होगा, टी। ठीक है, टी का नंबर कितना होगा आपका 20, एम आपका होता है 13 और डी आपका होता है 4। ठीक है, तो पहले आपका क्या आता है 20, फिर आपका 13 और फिर 4। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले आपका क्या लिखना है, आपको ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा, थीटा यानी आपका डिक्लिनेशन, जिसको आप डी से नोट कर सकते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। अगर आपको जो बेरिंग है, सॉरी आपको जो डिक्लिनेशन है वो अगर ईस्ट में दिया हुआ है तो यहां पे सिर्फ प्लस आएगा, और अगर आपको वेस्ट में दिया हुआ है तो जो आपका ट्रू बेरिंग होगा बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपको ईस्ट में दिया होगा तो प्लस आएगा और वेस्ट में दिया है तो बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ईस्ट में दिया है तो बेरिंग को आप प्लस लो, सॉरी जो डिक्लिनेशन है उसको प्लस लोगे, और वेस्ट में अगर दिया है तो डिक्लिनेशन को आप माइनस लोगे। इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि डिक्लिनेशन दे देता है, ठीक है, आपको बता देगा कि 5 डिग्री डिक्लिनेशन ईस्ट में है, तो आपको यानी कि 5 डिग्री डिक्लिनेशन ईस्ट में है यानी कि आप पॉजिटिव लोगे। अगर आपको बोल दिया कि 5 डिग्री डिक्लिनेशन वेस्ट में है तो इसका मतलब आप उसको नेगेटिव लोगे। तो डिक्लिनेशन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो डिक्लिनेशन को आपको देखना होगा कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है, उसके हिसाब से यहां पे प्लस या माइनस डिसाइड होगा। ठीक है, सेकेंडली अगर आपको ट्रू बेरिंग निकालने बोला है तो आपको मैग्नेटिक बेरिंग क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, और अगर आपको मैग्नेटिक बेरिंग निकालने बोला है तो आपको ट्रू बेरिंग क्वेश्चन में दी होगी। अगर आपको डिक्लिनेशन निकालने बोला है तो ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग आपको दोनों दी होंगी। और अगर आपको दोनों इनमें से कुछ नहीं दिया है तो फिर आपको किसी दूसरे रेफरेंस में कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा। वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से आपको समझ आऊंगा, अभी ऐसे समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि मान लीजिए थीटा निकालना है तो यहां पे आपको ये थीटा निकालना है, तो आप क्वेश्चन जो फॉर्मूला मैंने बताया सिर्फ आपको यही याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना है। आप वहां जाएंगे क्वेश्चन पेपर, जब आपको अगर आता है क्वेश्चन तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। फर्स्ट स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप आपको क्या होगा कि थीटा को चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सेकेंडली आपको थीटा को पता करना है, थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे पता करेंगे आप थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर ईस्ट में है तो पॉजिटिव लेंगे, वेस्ट में है तो नेगेटिव लेंगे।
थर्ड में आप क्या करेंगे कि आपको देखना होगा कि आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, ये निकालना है कि ये निकालना है। जो भी आपको निकालना है आप इसी फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। आप क्या करेंगे, अगर आपको थीटा बोला है तो थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे लिख देंगे इसको, ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग। अगर आपको बोला है मैग्नेटिक बेरिंग निकालना है तो मैग्नेटिक बेरिंग क्या हो जाएगा, ट्रू बेरिंग। आप थीटा डिसाइड कर चुके होंगे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसको आप इधर टर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आपने, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव है थीटा, तो मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा लिख लेंगे आप। अब इसको यहां ले जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इधर लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन भी कराऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है। अभी से इतना याद रखिए कि आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला को याद रखना है। इसके बाद अगर आपका थीटा पॉजिटिव, मान लीजिए कभी आपको थीटा निकालने बोल दिया, तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग। तो ये फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग। अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है पॉजिटिव, तो यानी आपका जो डिक्लिनेशन है वो ईस्ट में है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आता है नेगेटिव, तो जो आपका डिक्लिनेशन है वो कहां पे है, वेस्ट में है। तो पॉजिटिव आता है तो ईस्ट, नेगेटिव आता है तो वेस्ट। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक बार मैं और आपको डिक्लिनेशन फिर से बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा, आपको फॉर्मूला लिखना होगा। फॉर्मूला क्या है आपका, ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस थीटा। तो अगर आपको कुछ भी पूछा गया है, इसमें से कोई भी चीज आपको पूछी है, पहला स्टेप आपका यही फॉर्मूला लिखा होगा। तो अगर हम सोचते हैं कि हमको ट्रू बेरिंग निकालना है, तो आपको देखना है कि थीटा अगर आपका ईस्ट में है तो यहां पे पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा हमारा वेस्ट में है तो बीच में नेगेटिव होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग प्लस थीटा, और अगर वेस्ट में होगा तो ट्रू बेरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बेरिंग माइनस थीटा। तो ये आपका पहला फॉर्मूला, ये आपको दिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा नहीं दिया है आपको, थीटा ही निकालने के लिए बोल दिया है, तो थीटा निकालने के लिए बोल दिया है तो ट्रू बेरिंग माइनस मैग्नेटिक बेरिंग, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो यानी आपका डिक्लिनेशन ईस्ट में होगा, और अगर ये नेगेटिव आता है तो यानी आपका जो डिक्लिनेशन है वो वेस्ट है। ईस्ट का मतलब कहां पे, आपका जो डिक्लिनेशन है वो इस तरफ है तो ईस्ट हो गया, अगर इस तरफ है तो वो वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, अगर ईस्ट होगा तो ईस्ट की तरफ में डिक्लिनेशन, वेस्ट होगा तो वेस्ट की तरफ में डिक्लिनेशन। ईस्ट में आपका पॉजिटिव, वेस्ट में आपका नेगेटिव। बार बार आपको लग रहा होगा मैं बता रहा हूं, तो बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां से क्वेश्चन बनता है, और अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो आप फंसे नहीं, इसलिए मैं आपको इतना डीप में बता रहा हूं, वरना काफी आसान है, ठीक है। थर्डली आपसे अगर पूछ लिया जाए क्या, थर्डली आपसे अगर पूछा जाए क्या, मैग्नेटिक बेरिंग, ठीक है। तो मैग्नेटिक बेरिंग निकालने के लिए भी आपको क्या करना है, यही वाले फॉर्मूले से इधर ले आइए। पहले आप थीटा लिख लीजिएगा, है ना। पहले अगर आपने थीटा लिख लिया, अगर ईस्ट में है तो पॉजिटिव लिख लिया, तो मैग्नेटिक बेरिंग क्या हो जाएगी, ट्रू बेरिंग माइनस थीटा अगर ईस्ट में है तो, और अगर वेस्ट में है तो मैग्नेटिक बेरिंग इक्वल्स टू ट्रू बेरिंग प्लस थीटा अगर आपका वेस्ट में है तो डिपेंड करेगा थीटा पे। अगर आपका ईस्ट में है तो माइनस आ जाएगा और वेस्ट में है तो प्लस आ जाएगा, इसीलिए कंफ्यूज मत होइए। आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, ईस्ट के हिसाब से प्लस लगा लीजिए, वेस्ट के हिसाब से या तो माइनस लगा लीजिए, और फिर उसको ट्रांसफर करते जाइए और आंसर निकालते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन में, किस तरीके से हम डिक्लिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं चीज़ों को, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बची वाली चीज़ें हैं उसको कवर करके कुछ इसके क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को बना पाओ एग्जाम में। तो हमने देखा कंपास सर्वे, एंगल्स और लेंथ दोनों को हमने मेजर किया विद द हेल्प ऑफ कंपास और टेप। फिर हमने देखा क्या, क्लासिफिकेशन, या तो डायरेक्शन या तो एंगल। डायरेक्शन में आपका प्रिज्मेटिक और सर्वेयर, एंगल में आपका सेक्सटेंड और थियोडोलाइट। फिर हमने देखा मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो या तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर निकाल सकते हैं, या विद रिस्पेक्ट टू फिक्स मेरिडियन। हमारे लिए काम का क्या है, विद रिस्पेक्ट टू फिक्स मेरिडियन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा चेन और कंपास सर्वे में डिफरेंस क्या होता है। मेरिडियन क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है वही मेरिडियन होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप एंगल्स को मेजर कर रहे हो वही आपका मेरिडियन हो गया। फिर मैंने देखा टाइप्स ऑफ मेरिडियन, तो ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक, ग्रिड और आर्बिटरी। ऐसी मैंने फिर देखा क्या, बेयरिंग। तो बेयरिंग जो आप हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर कर रहे हो मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल एंगल्स विच इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मेरिडियन इज नोन एज बेयरिंग। वो भी आपके 4 हो गए। फिर मैंने देखा क्या,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ट्रू बेयरिंग इज ऑलवेज प्रेफर्ड बिकॉज इट डज नॉट चेंज विद टाइम, एंड मैग्नेटिक बेयरिंग इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज इट डू चेंजेस विद टाइम, एंड फॉर स्मॉल सर्विस we prefer magnetic bearing, and for large surveys we prefer true bearing because measurement of true bearing is somewhat difficult, right? If you wanted to observe the true bearings, then you need to establish it with the help of position of stars and moons, so it is a bit difficult. But if you wanted to mark out the magnetic meridian, so it is somewhat easier. ठीक है, फिर एंगल और मेरिडियन, एंगल में आपका मेरिडियन एंगल और बेयरिंग, तो एंगल आपका जो होता है वो फिक्स रेफरेंस के हिसाब से होता है, जो कोई भी रेफरेंस लेकिन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो बेयरिंग होगा वो हमेशा किसी मेरिडियन के रिस्पेक्ट में होगा। ट्रू, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमेशा वर्टिकल रेफरेंस में होता है और वो कहीं से भी हो सकता है एंगल जो होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये आपका क्या हो गया, बेयरिंग हो गया, पर एंगल जो है वो कहीं से भी हो सकता है, ये आपका जो थीटा है वो एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कर सकते हो आप अगर एक जैसा लग रहा हो तो। फिर एंगल ऑफ डिप, तो जो आपकी अर्थ की जो मैग्नेटिक फोर्सेस है ना, वो अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनाती हैं उसे मैं एंगल ऑफ डिप बोलता हूँ। इक्वेटर पे 0, पोल पे 90। फिर एगोनिक लाइन, यानी लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ ए है। एगोनिक क्या है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। आइसोगोनिक, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन। ये सारी लाइन जो है उसका जो डिक्लिनेशन है वो सेम है। एगोनिक में कोई भी डिक्लिनेशन नहीं है, यानी कि आप ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ को ही दिखा रहे हो। फिर मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो वो आपको जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो आपको याद रखना है। उस फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में ही हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। उस फॉर्मूले को अगर मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो फिर से इसको इतने डीप में फिर से समझाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर यहां से क्वेश्चन आए तो आप 101% यहां से बना पाए, कोई से भी क्वेश्चन आए, यहां से नहीं, अगर सर्विंग में कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे बना पाए। तो इसलिए मैं फिर से आपको ये बताऊंगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो, ठीक है। इसके बाद हम डेजिग्नेशन ऑफ बेयरिंग के बारे में बात करेंगे और कुछ फोर बेयरिंग, बैक बेयरिंग, इंक्लूडेड एंगल, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो कंपास सर्विंग है उसको हम खत्म कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3, अगर आपका जो एग्जाम है उसमें 10 नंबर का सर्वे आता है तो 2 से 3 नंबर आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। उम्मीद करता हूँ जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए होंगे वो आपको समझ में आए होंगे। डेफिनेटली आप यहाँ के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी आपको काफी आसानी से बनेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। All the best, have a great day, keep smiling, keep revising and keep learning.